आप देख रहे हैं विंध्य की कचहरी अंचित गौतम के साथ। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है विंध्य की कचहरी में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विंध्य की कचहरी में हमारे मेहमान एक ऐसे व्यक्ति जिनकी राजनीतिक शुरुआत युवा मोर्चा में कार्य करते हुए हुई है। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश मंत्री रहे और प्रदेश के प्रवक्ता रहे। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नए जिले मऊगंज के पहले जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। एक बार जोरदार तालियां। और विंध्य की कचहरी पर आज निर्णायक की भूमिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता, क्रिमिनल लॉयर, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्रीमान के शुक्ला। स्पॉन्सर्ड बाय साक्षी लॉ कॉलेज बढ़ौरा सीधी, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सीधी, अक्षत रेजिडेंसी सीधी, पावर्ड बाय TKN प्राइम न्यूज। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले आज के निर्णायक, आज के जज माननीय जी से हम आग्रह करेंगे कि आज की कार्यवाही शुरुआत करने की इजाजत दी जाए। विंध्य की कचहरी पर आज हमारे मेहमान मऊगंज जिला के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा अपनी पैरवी स्वयं करेंगे। आपसे पहला सवाल, आप संगठन के जिलाध्यक्ष हैं और आपने संगठन में कई वर्षों में काम किया है, लेकिन वर्तमान में अगर नए जिला मऊगंज की बात करें तो उसकी जो कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की एक बड़ी पार्टी कही जाती है, संगठन की पार्टी कही जाती है, ऐसे में ये संगठित पार्टी का प्रशासन, अनुशासन दोनों पटरी से बाहर नजर आ रहा है। उस पर आपकी क्या टिप्पणी हो? सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय जज साहब को प्रणाम करता हूं और अर्चित जी आपको भी नमस्कार करता हूं। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और अभिवादन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विंध्यवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सवाल आपका, देखिए, दो चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी रहेगी और अनुशासन ही चलेगा। अब आपने प्रश्न किया कि अनुशासनहीनता का, ऐसा कहीं मामला नहीं। वर्तमान में मऊगंज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो वो पटरी से थोड़ा सा नीचे नज़र आ रही है। उसकी कई घटनाएं लगातार मऊगंज जिले में सामने आ रही हैं, उस पर क्या टिप्पणी होगी? नहीं, कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अनुशासन में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन अनुशासन में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक एक्टिविटीज़ अनुशासित ढंग से चल रही है। और मुझे बताने में आपके बीच में बहुत हर्ष हो रहा है कि नवगठित जिला जरूर मऊगंज है। दोबारा मैं जिले का अध्यक्ष बना, एक बार बना, फिर पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और दोबारा मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष बना। और मुझे आपके बीच में बताने में बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि संगठन की जो गतिविधियां हैं उनमें मऊगंज जिला बहुत सारी गतिविधियों में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अगर आप ये कहते हैं कि प्रथम स्थान पर है तो क्या ये प्रथम स्थान आपके विधायक मऊगंज की अगर हम बात करें तो कभी SP के सामने वहाँ जोड़ते नज़र आते हैं, कभी खुद धरने पर बैठ जाते हैं, तो क्या उनके प्रशासन में, उनके शासन में, उनके सरकार में उनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। सब जनता ने उनको चुना है और जनता ने विश्वास के साथ उनको चुना। सबकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली है, अपनी कार्यपद्धति है काम कराने के। अगर उनकी कार्यप्रणाली इस तरह से है, कुल मिलाकर का उनका लक्ष्य है कि जनता ने मुझे चुना है, जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, तो जनता के प्रति जवाबदेही है तो जनता का काम जिस स्तर पर जा कर के करना पड़े तो मैं उस स्तर पर करूँगा। तो क्या विधायक की जवाबदारी ये हो गई है कि वो जमीन का बंटवारा भी निपटाएं? नहीं, ऐसा नहीं। जनता ने उनको चुना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर विश्वास किया है, तो अगर कोई विषय आता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते तो दो पक्षों में बातचीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बंटवारे पे आपने कई सारी छवियाँ, कई सारी वीडियो आई जो ज़मीन के एक व्यक्तिगत विवाद पर वहाँ पर विधायक जी देखे पाए गए, आग तापते पाए गए और इस विवाद को सुलझाते पाए गए, वो भी एक पक्षी तरीके से पाए गए।
तो नहीं। उस पर एक संगठन, आप चूंकि जिला अध्यक्ष हैं और ये दायित्व तो आप पर बनता है, उस पर आपके क्या देखिए, आप ही ने अर्चित जी कहा कि वो विवाद को सुलझाते पाए गए। जी। अभी आपने ही उसका उत्तर भी दे दिया मेरे आपने अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने विवाद को सुलझाते पाए गए। निश्चित तौर पर जनता ने उनको चुना था और उनको लगा कि मेरे जिले में शांति, मेरे विधानसभा में शांति होनी चाहिए, तो उसके लिए वो शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ गए। अब जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं जाता है तो स्वाभाविक तौर पर सबकी उत्सुकता होती है, सभी, कुछ लोग अच्छे लोग आते हैं, कुछ लोग विपक्ष के लोग आते हैं, और ऐसे में अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए विधायक जवाबदेह नहीं होता। इसी क्रम में एक वीडियो वायरल हुई, उसमें झगड़ा हो जाता है और विधायक खुद अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, तो ये कैसा सुलझाना हुआ कि झगड़े में खुद बलि के बकरे बन रहे हैं? मैंने आपसे बोला ना, वो मौके पर अगर जनप्रतिनिधि पहुंचा और पहुंचने के बाद दो पक्षों में वार्तालाप चल रही है, वो भी कर रहे हैं। अब भीड़ जो होती है भाई साहब, भीड़ अनियंत्रित होती है, भीड़ पर किसी का बस नहीं होता। भीड़ ये भी नहीं समझती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। भीड़ में अगर जिस तरह की वॉइस आई, जिस तरह के लोग बोले, उसी प्रकार की वहाँ गतिविधि संचालित हो जाती है। तो वहाँ की परिस्थिति ये थी कि भीड़ आए, कुछ विपक्षी दल के लोग आए, अन्य दलों के लोग आए, और उन्होंने जो शांतिपूर्वक वातावरण चल रहा था उसको अशांति फैलाने का काम किया। और ऐसा लगा प्रशासन को कि यहाँ विधायक जी की जान को खतरा है या विधायक जी यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो प्रशासन ने उनको ले जा कर के उचित स्थान पर बैठाया। आपने कहा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, आप जो कहना चाह रहे हैं भीड़ से आवाज़ आती है, तो क्या भीड़ से जातिगत भी आवाज़ आती है? क्योंकि आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो जातिगत टिप्पणी, जातिगत कार्य व्यवहार, ऐसी कई बातें निकल के आई। उसका एक उदाहरण मैं अभी आपको हाल ही में देता हूँ, जिनमें लगभग अभी हाल ही में जो FIR हुई है उस घटना पर, तो उसमें लगभग 150 लोगों को, जैसा अनुमान मुझे मिला है, उसमें कई जातिगत FIR हुए हैं। अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ, सामान्य वर्ग पर, ब्राह्मण वर्ग पर सीधे सीधे FIR हुई है। तो क्या वो भीड़ जाति देख के आती है? नहीं, भीड़ जाति देख के नहीं आती है। पर वहाँ कौन कौन लोग थे? देखिए, उसमें 150 लोगों के अज्ञात मुकदमा दर्ज हुआ है। अब अज्ञात के बाद जब पुलिस ने उसमें विवेचना की तो जो 10-15 लोगों के नाम पाए हैं, तो उसमें और कुछ लोग हैं, कुछ जिस समाज का, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। क्योंकि मामला था ब्राह्मण समाज का, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए ऐसा हुआ है। पर ऐसा कोई वो नहीं था कि जिससे लाइन ऑर्डर खराब हो या ज़िले की व्यवस्था में वो करे। हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों चुस्त दुरुस्त था, मौके की नज़ाकत पर उसने काम किया है। जिला अध्यक्ष और विधायक सिर्फ मंच पर एकजुट दिखते हैं, आंतरिक कलह है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, वो विधायक हैं, उनका जनता के प्रति जवाबदेही है, वो जनता के लिए काम करते हैं। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा संगठन के प्रति जवाबदेही है, मुझे संगठन में क्या काम करना है, उनकी जवाबदेही सरकार के प्रति है, मुख्यमंत्री जी के प्रति है। मेरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी संगठन, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे प्रदेश संगठन महामंत्री, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति है। हम दोनों लोगों का काम अलग अलग है। मुझे संगठन का विस्तार करना है, नीचे बूथ बूथ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी का गठन हो जाए, पन्ना प्रमुख बन जाए, और नीचे हर एक घर घर, एक एक गाँव गाँव, एक एक गली गली, एक एक कूचे कूचे, एक एक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी पहुँच जाए, इसका मेरा काम है। और उनका काम है कि वो सरकार संचालित करें। हमारे उनका कहीं भी मतभेद नहीं, हमारा उनका मतभेद का सवाल ही नहीं। उनकी लाइन अलग है, मेरी लाइन अलग है, तो काहे का मतभेद? मऊगंज जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा आते हैं, दोनों विधानसभा की जवाबदेही संगठन पर होती है। इसी में एक सवाल और बनता है कि आपके दूसरे विधानसभा की अगर मैं जिक्र करूं, जहां पर वर्तमान में विधायक गिरीश गौतम जी हैं, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी निष्क्रियता विधानसभा पर नजर आती है, ऐसा आरोप विधानसभा के तमाम लोगों पर द्वारा लगाया जाता है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये गौतम जी, मैं आपके इस प्रश्न से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसी विधानसभा में काम हुआ है तो देवतलाव विधानसभा में। एक वर्ष में 1200 करोड़ की अगर सड़कों का कहीं निर्माण हुआ है तो देवतलाव विधानसभा में। सबसे ज़्यादा अगर हैंडपंप खनन मध्य प्रदेश में कहीं हुआ है तो देवतलाव विधानसभा में। सबसे ज़्यादा राज्य बीमारी सहायता निधि से पैसे अगर किसी विधानसभा में मिला है तो देवतलाव विधानसभा। आज देवतलाव विधानसभा का कोई भी ऐसी पंचायत नहीं, कहीं कोई भी ऐसा गांव नहीं जहां पक्की सड़क न हो। और ये काम हमारे माननीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने कहा, इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पूरी तरह से मैं असहमत हूँ। बिल्कुल, लेकिन इस पे एक जो आरोप लगाया गया कि जो देवतलाव मंदिर जो प्रसिद्ध है लगभग पूरे देश में, मध्य प्रदेश की तो बात ही अलग है, वो अतिक्रमण की चपेट पे है, उसके लिए कोई पहल नहीं की जाती है। गौतम जी आप देखिए, गिरीश गौतम, कांग्रेस ने इस देश में जब तक कांग्रेस का राज था और प्रदेश में जब तक दिग्विजय सिंह का राज था वो परिस्थिति देखी है, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये परिस्थिति देखी। आप देवतलाव की बात कर रहे हैं, देवतलाव में गिरीश गौतम जी जब विधायक बने तो उस मंदिर की उस समय की देखिए, जब कांग्रेस के राज का मंदिर था, और आज भारतीय जनता पार्टी और गिरीश गौतम के राज का मंदिर देखिए, पूरी सड़कें चौड़ी हो गई, अतिक्रमण हट गया, उसको एक मेन गेट बन गया, फिर उसके बाद गेट बन गया, एक भव्य धर्मशाला बन गया, चारों तरफ का अतिक्रमण मुक्त। अभी गौतम जी उसमें 130 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि देवतलाव को महालोक हम बनाएंगे। एक आरोप लगता है जो स्थानीय लोगों द्वारा लगाया जाता है कि क्या मऊगंज जिले में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिस पर संगठन द्वारा विश्वास जताया जाए, और वही देखते हुए आपको दूसरे विधानसभा से व्यक्ति बुलाकर यहाँ से चुनाव मैदान पर उतारा जाता है। अगर हम प्रदीप पटेल जी की बात करें तो उन पर यह आरोप लगता है कि वो स्थानीय नहीं है, वो लोकल नहीं है। तो क्या संगठन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर संगठन विश्वास जताए मऊगंज जिले पे? ऐसा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, नीचे बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक लोकतांत्रिक तरीके से वो वहाँ चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के पहले हर पहलू का चिंतन करती है, मनन करती है और सोचती है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ फिट होगा, और उसके चिंतन मनन के बाद जैसे मंथन के बाद अमृत निकलता है, ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चिंतन मनन और मंथन के बाद जो व्यक्ति आता है उसको टिकट देती है। तो आपको क्या लगता है कि मऊगंज में ऐसा जो मंथन हुआ है उसके लिए अमृत दूसरे विधानसभा से? ऐसा नहीं है, दूसरे विधानसभा का नहीं है, विधानसभा की भी बात नहीं है कि न इधर का न उधर का। प्रदीप पटेल जी लगातार काम कर रहे थे पार्टी का, मऊगंज विधानसभा में काम कर रहे थे पार्टी का, लंबे समय से काम कर रहे थे। 2003 से भारतीय जनता पार्टी में मऊगंज में वो सक्रिय थे। जब 2003 में अखंड प्रताप सिंह जी को टिकट मिला तब भी सक्रिय थे। 2008 में जब अखंड प्रताप सिंह जी को टिकट मिला तब भी सक्रिय थे। 2013 में जब लक्ष्मण तिवारी जी लड़े तब भी प्रदीप पटेल जी सक्रिय थे। और इतने 15-18 साल की सक्रियता के बाद पार्टी को लगा कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मऊगंज क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, एक अवसर दिया जाए। ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि प्रदीप पटेल जी मऊगंज विधानसभा के निवासी, मूल निवासी नहीं हैं, वो मनगमा विधानसभा के देवास गांव के निवासी। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, पर लगातार उनकी कर्मभूमि मऊगंज रही है। लेकिन सक्रियता की अगर आप बात कर रहे हैं तो सक्रियता क्या इतनी बढ़ गई कि कभी चोटी कांड हो जाता है, कभी एक महात्मा एसपी ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं किसी बाबू को ट्रांसफ़र करवाने में, कभी आरोप लग जाते हैं 3 लाख रुपए के गबन के या कि रिश्वत के आरोप लग जाते हैं। ये कौन सी सक्रियता है नहीं विधायक की? नहीं, अब देखिए, ये आपका प्रश्न जो है ना, आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि चोटी कांड हुआ, इसमें ये नहीं कह सकते कि उसमें विधायक जी के माध्यम से चोटी कांड हुआ। प्रशासनिक कमजोरी तो कहीं नहीं, मैं बात को आपको पूरी करता हूँ। धरने पर बैठता है कोई, अपन ये नहीं साबित कर रहे हैं कि विधायक जी ने उनको धरने पर बैठाया है, या कोई रिश्वत की बात आती है ते भी हम ये नहीं वो कर पा रहे हैं कि इन्होंने विधायक जी ने कराया। तो देखिए, समाज में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, समाज का हर आदमी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब पहला विषय आपने बोला चोटी कांड।
अब जब चोटी कांड की जांच हुई तो ये फर्जी पाया गया। जिस व्यक्ति का वो हुआ, जब पुलिस उसको थाने ले गई तब तक उसकी चुटैया थी, जब थाने से जेल से जब वो रिहा तब तक उसकी चुटैया थी। उसके बाद कोई नशा वाला आदमी जा करके चुटाई काट करके ये दिखा दे कि मेरे चोटी कांड हो गया, या समाज के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा करे या समाज में नफरत की पैदा करे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि ये गलत हुआ तो मौलिक अधिकार के तहत वो धरने पर बैठता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे कलेक्टर, हमारे एसपी दिन रात काम कर रहे हैं, और नौकरी के हिसाब से कलेक्टर और एसपी काम नहीं कर रहे हैं, वो सेवा भाव के हिसाब से काम कर रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मऊगंज जनता की सेवा कर रहा हूँ। आप समझिए कि मऊगंज जिला अभी संसाधन विहीन जिला है। मऊगंज में अभी प्राइमरी संसाधन भी नहीं है, न यहाँ घूमने के लिए पार्क है, न टहलने के लिए कोई स्थान है, न खाने के लिए होटल है, न रुकने के लिए बंगला है। उसके बाद भी हमारे कलेक्टर और एसपी धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी असुविधा होते हुए भी 24 घंटा मऊगंज जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ही कलेक्टर एसपी कर सकता है, दूसरे सरकार के कलेक्टर एसपी इस तरह का काम नहीं कर सकते। अभी वर्तमान में अगर हम 2 महीने के आंकड़े पर जाएं, रिसेंटली के आंकड़े पर जाएं, तो सबसे ज़्यादा अपराध मऊगंज जिले पर हुए हैं। संगठनात्मक रूप से आपकी क्या जवाबदेही उस पर बनती है और क्या उस पर टिप्पणी होगी? नहीं, देखिए, रिसेंटली के 2 महीने के अगर हम कानून व्यवस्था पर जाएं, तो अगर आसपास के पूरे विंध्य की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा चरमराई व्यवस्था मऊगंज जिले की ही है। देखिए, इसमें कई घटनाएं हुई हैं। मैं अगर घटनाओं का जिक्र करूं, हाल ही में कई घटनाएं रिसेंटली 2-3 महीनों की बात करूं तो गडरा कांड भी है, आप भी जानते हैं, चोटी वाला हुआ ही अतिक्रमण का मामला है, और सीतापुर का लव जिहाद। ये तमाम कई ऐसे मामले हैं जो मऊगंज के प्रशासनिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को पटरी से परे ले जाने की ओर इंगित करते हैं। देखिए ऐसा है, हमने आपसे पहले निवेदन किया, हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास पुलिस की व्यवस्था कम है। जितना रीवा जिले के सिविल लाइन थाने की पुलिस है उतना मऊगंज जिले की पूरी पुलिस है। तो जब हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास आदमी कम है, अब आप समझिए, एक एसपी, एक एडिशनल एसपी, एक एसडीओपी, 4 टीआई, इतने से जिला चल रहा है। उसके लिए अभी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी और मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत जा कर के मिला था, उनसे निवेदन किया था, और बहुत जल्दी बलों की पूर्ति हो जाएगी, और ये जिस तरह के कुछ लोग समाज में अशांति फैलाने के काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ समय पहले इस कटघरे पर आपके पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी आए थे। उन्होंने कहा था कि मऊगंज को जिला बनाने की पहल हमारी थी, जिसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। क्या टिप्पणी? अभी तो यही बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने नहीं देखा। आपने पहल की तो भैया, आपके मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, आप क्यों नहीं बनवा दिए? 10 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, इसके पहले भी कांग्रेस के शासन रहा, लगातार कांग्रेस का शासन रहा। मऊगंज को जिला बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अब ढिंढोरा पीटने और छाती पीटने से कोई उसका श्रेय नहीं ले सकता। भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका रिजल्ट दिखा। आपके शिवराज जी ने मऊगंज को जिला बनाया और कलेक्टर एसपी को बैठाया है। तो वर्तमान में जो सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने ये आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था। पूर्व की अगर बात करें तो उन्होंने प्रदर्शन किया था, काले झंडे दिखाए थे जब शिवराज चौहान जी की रैली आई थी। उनका कहना यही था कि जब तक जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक हम यहाँ कोई भी सभा आयोजित नहीं करने देंगे, और जिला बनने के बाद ही उनकी सभा आयोजित हुई थी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी पहल नहीं थी? देखिए, जिला कोई ऐसा नहीं है कि फाइल चली और जिला बन गया। जिला बनने के लिए उसकी एक प्रोसेस होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक गजट नोटिफिकेशन होता है, उसकी सभी प्रकार की मिनरल्स की क्या उपलब्धता है,
सरकारी ज़मीन कितना है और हमारे पास संसाधन कितने हैं, हम जिला को कैसे चलाएंगे, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, ये सभी संसाधनों की पूर्ति के लिए कम से कम उसके साल से 1.5 साल की उसकी प्रोसेस होती है, उसकी प्रक्रियाएं चलती हैं, दर बदर उसकी प्रक्रिया चलती है, उसकी फाइल चलती है और फाइल चलने के बाद कोई मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेता है। निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी 2003 में जब से सरकार आई, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री जी को लग रहा था कि मुझे मऊगंज को जिला बनाना है। उसकी प्रक्रिया चालू की। जब प्रक्रिया बिल्कुल पीक पर आ गई, जब ये लगा कि अब मऊगंज जिला बनने के हुए सभी तरह से एनओसी मिल गए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया और ये हो गया कि अब जिला की घोषणा होगी, तो हमारे पूर्व विधायक जी, कांग्रेस के मित्र सुखेंद्र सिंह जी ने घोषणा कर दी कि हम काला झंडा दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। श्रेय लेने की बात है और कुछ किया नहीं उन्होंने, किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपकी शुरुआत युवा मोर्चा से प्रारंभ हुई थी, राजनीतिक शुरुआत, फिर आपने पंचायत का भी चुनाव लड़ा था, यानी कि जिला पंचायत सदस्य आप रहे हैं। वर्तमान में आप संगठन के, एक ऐसे संगठन के जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, विश्व की कई बड़ी पार्टियों में इनका नाम है, और ऐसे नेतृत्व जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके प्रदेश में हैं, प्रधानमंत्री अपने देश के हैं, ऐसे संगठन के आप जिलाध्यक्ष हैं, नवनिर्मित जिला के जिलाध्यक्ष हैं। तो पंचायत स्तर और जिला अध्यक्ष दोनों में क्या अंतर है और कितनी सुगमता है दोनों कार्यप्रणाली में? देखिए, ऐसा तो अभी जो बात मैंने प्रदीप जी के लिए कही, वही बात मेरे ऊपर भी लागू होती थी। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझे चुनाव जिताया, तो वहाँ मेरी जवाबदेही जनता के प्रति थी। जनता को क्या समस्या हो रही है, उसको कैसे निराकरण करूं, नाली की कहाँ आवश्यकता है, पानी की कहाँ आवश्यकता है, स्वास्थ्य की कहाँ आवश्यकता है, स्कूल की कहाँ आवश्यकता है, ये पूरी मेरे पास अगर 32 पंचायतें थी तो 32 पंचायतों का पूरा खाका मेरे दिमाग में था और वहाँ की जनता के लिए मैं अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता हूं। रीवा जिला पंचायत में 30 नंबर वार्ड से अगर मैं जिला पंचायत सदस्य बना था तो मेरा जिला पंचायत पूरे 32 वार्डों में 1 नंबर का जिला पंचायत कैसे बनेगा, ये मेरे मन में परिकल्पना थी। और मुझे आपके बीच में बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं ऐसा जिला पंचायत सदस्य था कि पूरे कार्यकाल में मैंने 5 साल के कार्यकाल में अपने जिला पंचायत क्षेत्र में 18 करोड़ का काम कराया था, 18 करोड़ का। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनसे भी बहुत सारे काम हुए थे। चौरा घाट के लिए सबने प्रयास किया, पर हम उसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, फॉरेस्ट की एनओसी नहीं रही थी, तो यहीं केडी त्रिपाठी जी आपके बगल के रहने वाले हैं जो राष्ट्रपति जी के सचिव थे, तो मैं उनके पास गया। और चूँकि ये इलाहाबाद और हनुमाना इलाहाबाद मार्ग चौरा घाट अगर बन जाता तो बड़ा होता, उसके लिए हमने प्रयास किया और उसका काम चालू कराया। इसी तरह हमारा यहाँ एक धार्मिक स्थल है बेलोही, आप जानते होंगे, तो उस तालाब का सौंदर्यीकरण, रोड, तालाब, वहाँ सामुदायिक भवन, धर्मशाला, पूजा पाठ, 1 करोड़ रुपए मात्र बेलोही उसमें हमने खर्चा कराया। तो उस समय मेरे मन में ये था कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, जनता ही मेरी भगवान है और जनता के लिए ही मुझे जीना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया। देखिए, मैंने अपना जीवन विद्यार्थी परिषद से चालू किया। मैं पहले एबीवीपी का छात्र नेता हुआ करता था। 1995 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, लास्ट चुनाव हुआ था छात्र संघ का। उसके बाद डायरेक्ट चुनाव बच्चों से बंद हो गया, तो 1995 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग प्रमुख, प्रांत सह मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, विभाग संगठन मंत्री, ऐसे दायित्वों का निर्वहन। फिर मैं युवा मोर्चा में आ गया, युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री। फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं रीवा संभाग का मीडिया प्रभारी, फिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रवक्ता रहा।
फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का जब मऊगंज जिला बना तो पहली बार जिलाध्यक्ष बना। आप सबके आशीर्वाद से दोबारा भी जिलाध्यक्ष पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो मैं जिलाध्यक्ष। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने संगठन को नीचे कैसे फैलाऊं। मेरे बूथ में हर मतदान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एक एक घर एक एक व्यक्ति में कैसे फैले, इसके लिए काम करूं। और आपसे बताने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज ही मन का बात का कार्यक्रम था। मन की बात कार्यक्रम माननीय मोदी जी सीधा संवाद करते हैं, तो मन की बात कार्यक्रम में मैं 2 साल से जिलाध्यक्ष हूँ। 2 साल से लगातार मन की बात कार्यक्रम में मऊगंज प्रथम स्थान है पूरे प्रदेश में। 2 साल से लगातार आप ऑन द रिकॉर्ड है मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी योजनाएं हमारे सदस्यता का लक्ष्य, अभी संगठन पर्व चल रहा था, सदस्यता का हमारा लक्ष्य था 1,29,500। और आपको बताने में मैंने बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। तो हमने सदस्यता की 1,37,932 जो लक्ष्य था, लक्ष्य को भी हमने पार किया। यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम है और उस काम के लिए मैं दिन रात लग रहा हूं। मेरे अगर बूथ स्तर के किसी कार्यकर्ता की कोई दिक्कत आती है तो मैं जिले के मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं उसको कैसे दूर करूं। उसके सुख के साथ, उसके दुख के साथ, उसके घर के साथ, उसके परिवार के साथ, एक एक कार्यकर्ता के साथ रहने का, खड़े होने का काम मेरा है और वो मैं कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर जब तक संगठन ने दायित्व दिया 24 घंटा सातों पहर ये काम करूंगा। फिर से यहीं से हम उसी सुई पर आते हैं। हमारी सुई फिर से पीछे जा रही है। जब इतना सक्रिय नेता मऊगंज जिले पर उपस्थित था, जब इतना सक्रिय नेता जिनकी शुरुआत छात्र स्तर से हुई है, छात्र स्तर की राजनीति से हुई है, फिर आपने वही बात की कि संगठन जो है वो मंथन करती है और इस मंथन में आपको अमृत दूसरे विधानसभा से लाना पड़ रहा है। इस जिले में इतना बड़ा अमृत होने के बाद, यानी इतनी बड़ी सक्रियता होने के बाद, इतना बड़ा संगठन का व्यक्तित्व होने के बाद, जो शुरू से लेकर यानी कि ज़मीनी स्तर से लेकर, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जो भूमिका है उसके लिए भूमिका की आवश्यकता नहीं है, जब जिनकी इतनी बड़ी छवि है, उनको विधानसभा का चेहरा न बनाकर किसी और विधानसभा से हमको नया चेहरा लाना पड़ रहा है या कि एक नया चेहरा लाकर यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये संगठन की कौन सी क्रिया प्रणाली है? मैं उसी फिर सुई पर जा रहा हूँ, उसी पीछे प्रश्न की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। इसका भी जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल संगठन है, बहुत बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार जब होता है ना तो हर व्यक्ति के बारे में चिंतन होता है, मनन होता है, उसको कहाँ एडजस्ट करना है। पार्टी को लगा कि राजेंद्र मिश्रा को जिला अध्यक्ष बनाना है तो पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। पार्टी को लगा कि प्रदीप पटेल जी को विधायक बनाना है तो उनको विधायक बनाया। पार्टी को अगर मुझे लगेगा कि राजेंद्र मिश्रा जी को बूथ अध्यक्ष बनाना है तो मैं बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी में रहूँगा। जो संगठन को निर्णय लेगा उसके लिए मैं 24 घंटा सातों पहर काम करूँगा। संगठन का निर्णय मेरे जीवन का अंतिम निर्णय होगा। एक सवाल जो तमाम राजनीतिक व्यक्तित्वों से मैं किया करता हूँ, पृथक बिंद प्रदेश जिसकी मांग आए दिन उठती रहती है, लेकिन बिल्कुल उस उजाले की तरह है, उस दिए की तरह इसकी मांग उठती है कि बीच में उजाला होता है फिर अंधेरा हो जाता है। एक संगठन के दायित्व पर हैं आप, जिला अध्यक्ष हैं आप, पृथक बिंद प्रदेश की मांग कितनी जायज़ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। पृथक बिंद प्रदेश बनना चाहिए, हम भी आपके साथ हैं। अब बिंद प्रदेश बने, अपना बिंद उर्वरा से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी उर्वरा शक्ति हैं, यहाँ माइंस हैं, मिनरल्स है और यहाँ तो पुराना बिंद प्रदेश रहा। आपने देखा पहले 1952 तक बिंद प्रदेश ही रहा और यहाँ शहडोल से लेकर के अनूपपुर से लेकर दतिया भांडेर तक बिंद प्रदेश था। पंडित रविशंकर शुक्ला जी बिंद प्रदेश पंडित शंभूनाथ शुक्ला जी बिंद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो बिंद प्रदेश होना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं। और मैं हम सब लोग बिंद प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए गौरवान्वित हैं और बिंद प्रदेश बनना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन सवाल जो आप पर ये खड़ा होता है कि आप चूँकि आपकी पार्टी इस समय सरकार पर है, चाहे हम प्रदेश की बात करें और चाहे हम देश की बात करें, ऐसे में आपके लिए तो पृथक बिंद प्रदेश एक सरलता और सुगम रास्ता हो सकता है, लेकिन ये कठिन क्यों होता जा रहा है? देखिए, सब देश काल परिस्थितियों पर निर्णय होता है। सरकार उस पर प्रयास करेगी, जब लगेगा सरकार को
हमारे मुख्यमंत्री जी को लगेगा, प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि यहाँ विंध्य प्रदेश बनाना चाहिए, तो उस पर निर्णय करेगी सरकार। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके आगे की क्या कार्यप्रणाली होगी? मैं मऊगंज की अगर बात करूं तो चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था आपने जो उस पर बातें रखी, उसमें आगे क्या सुधारात्मक कार्यवाही होगी और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा मऊगंज में, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मऊगंज को मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विकसित श्रेणी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। टिप्पणी मैं इस सवाल मैं बात तो पूरा करूँ, मैं बात तो पूरा करूँ। विकसित श्रेणी में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नित मऊगंज में जितने भी, चाहे रिंग रोड की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे जितने भी विभाग हमारे 35-36 जो सरकारी विभाग खुलेंगे, उनके विभाग के कार्यालय की बात हो, अधिकारियों के रहने की व्यवस्था की बात हो, एक एक खेत में, मऊगंज जिले के एक एक खेत में बाणसागर का पानी पहुंच जाए, इसके लिए बात हो। चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिबद्ध है और काम कर रही है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे कलेक्टर एसपी 24 घंटा काम कर रहे हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं। आप देखिएगा आने वाले समय में मऊगंज आपको विकसित जिले के रूप में दिखेगा। अभी शैशव अवस्था में है। अभी मऊगंज जैसे लड़के का जन्म होता है तो शैशव काल में रहता है, तभी मऊगंज शैशव काल में 5 साल बाद देखिएगा मऊगंज आपको विकसित श्रेणी में दिखेगा। पिछले पंचवर्षीय की बात करूं और वर्तमान पंचवर्षीय जो लगभग 3 सत्र होने को आ गए हैं, आपके भी दूसरा सत्र चल रहा है आपके जिलाध्यक्ष का। मैं अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ, शॉर्ट टर्म पे रिपोर्ट कार्ड की मैं बात करूँ, जिला मऊगंज की, विधानसभा मऊगंज की, दोनों के रिपोर्ट कार्ड की मैं बात करूँ, तो वो रिपोर्ट कार्ड क्या होगा? वर्तमान में क्या क्या काम हुए हैं और क्या आगे उसके प्रारूप हैं, क्या उसका ब्लूप्रिंट है, उस पर मैं अगर बात करना चाहूँ तो वो क्या होगा? देखिए, वर्तमान में तो आप जो काम हुए हैं वो दिख ही रहे हैं, आपके पास तो रिपोर्ट कार्ड है ही है। जो वर्तमान हुआ, जिला किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मऊगंज का बाईपास कौन बनवा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जिले का चौमुखी विकास कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहे हैं। हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से एक एक घर में, एक एक व्यक्ति के घर, खेत तक पानी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मऊगंज को सिंचित करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया लाने का हमारे यहाँ गुरेटा में, दामोदरगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया लाने का और युवाओं को रोजगार देने का काम कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करें। पंडित बाबा रामदेव जी के प्लांट को लाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। तो मऊगंज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे के प्रतिबद्ध है और 24 घंटे काम कर रही है। सिर्फ विरोध करना हमारे विपक्षी मित्रों का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आगामी तैयारी की अगर हमने कहा, इसी में हमारा सवाल जुड़ा था कि आगामी तैयारी क्या हो सकती है, आगामी रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज जिले को लेकर? आगामी रणनीति यही हो सकती है कि हम मऊगंज के चारों तरफ का, हमारी केंद्रीय विद्यालय हो जाए, हमारा नवोदय विद्यालय हो जाए, चौरा घाट का काम तत्काल हो जाए, हमारा लिफ्ट इरिगेशन, ये जो बहुती वाला लिफ्ट इरिगेशन का काम है, वो कैलाशपुर लिफ्ट इरिगेशन का काम है, वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए तो सिंचाई एक एक घर तक, एक एक खेत तक पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। अगर हमारा एक एक किसान के खेत में पानी पहुंच जाएगा तो हमारा मऊगंज पंजाब और हरियाणा को फेल कर देगा और मऊगंज का चौमुखी विकास होगा। आज चूँकि आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और ये सवाल इसलिए जायज़ है क्योंकि ये रिसेंटली का मामला है UGC। मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा। आप चूँकि ब्राह्मण नेता भी हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नियम लागू किया है, ये छात्रों के हित में कितना है? देखिए, समाज में समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, तो समाज में समानता लाने के लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। समाज में सब एक भाव रहे, समाज में सब भाई भाई रहे, सौहार्दपूर्वक वातावरण रहे, इसलिए इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया। जैसा मुझे जानकारी है उसमें सामान्य वर्ग स्वयं भयभीत महसूस करेगा कि कब वो पढ़ाई करे और कब इस डर से बचा रहे कि कोई मेरा साथी, मेरा सहपाठी, मेरे बगल में बैठने वाला मेरे पर कोई आरोप न लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबकी जांच प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में समीक्षा होगी। ऐसा थोड़ी है कि अब जैसे एट्रोसिटी एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट में ऐसा थोड़ी है कि कोई हरिजन व्यक्ति आप सवर्ण के ऊपर मुकदमा लगा देगा, ऐसा नहीं है।
सबके लिए पुलिस बनी है, कानून बना है, हमारे जज साहब बैठे हैं, हर चीज़ की समीक्षा होकर के वो निर्णय होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में जो नियम बना है, मैं छोटी सी मात्र टिप्पणी इसलिए चाहूँगा क्योंकि इसमें वाकई में काफ़ी लोग इसमें या तो भ्रमित कह सकते हैं। तो जो नया नियम आया है उस पर, पहले जो नियम था उस पर ये था कि पहले उसकी जांच होगी, कोई गलत अगर ठहराया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो नियम आया है, जो नई नियमावली आई है, जो संशोधित होकर कराया है, उसमें ये कहीं भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गलत साबित होता है, अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ आप पे, तो अगर आरोप सिद्ध हो गया तो ठीक है, अगर आरोप सिद्ध नहीं होता तब भी मेरे पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो ये एक तरफा नियम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी ये है कि उसकी समीक्षा होगी, 6 महीने में समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद अगर कोई गलत करता है तभी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक वर्ग एक उसके लिए नहीं काम कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो ये नहीं कर रहे हैं कि सवर्ण को नहीं देंगे, कि SC ST को देंगे, कि हम मुसलमान को नहीं देंगे। हम उज्ज्वला योजना लाए हैं तो सबके लिए लाए हैं। हम लाडली लक्ष्मी योजना का काम कर रहे हैं तो सबके लिए काम कर रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं हम उसमें बिना भेदभाव रहित सब। मध्य प्रदेश देश का कैसे नंबर 1 का राज्य बने और भारत देश विश्व का प्रथम राष्ट्र कैसे बने, 2047 में हम विश्व का कैसे नेतृत्व करें, इस दिशा में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे। भेदभाव रहित हम काम कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, हिंदू राष्ट्र एकता की यात्रा। और इस तरीके की उसके कुछ महीने बाद ये ECG जैसा नियम सामने आता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर समझ में आता है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और एक तरफ UGC। किस नज़रिए से आप देखते हैं दोनों को? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तो हम हिंदू हैं, इस बात को हमको गर्व है। और जो भारत में रहता है, जो हिंदुस्तान में रहता है, वो सब हिंदू है। हिंदू बड़ा थॉट है। जो भारत माता को अपनी माता मानता है वो सब हिंदू है। और इसलिए बागेश्वर धाम बाबा ने जो ये काम किया, इसके लिए बहुत ही हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। वो देश को एकता में लाने के लिए, देश एकता के सूत्र में कैसे बंधे, इसके लिए उन्होंने काम किया। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और ये जो UGC का जो आप ये बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए ऐसा है, समाज में सभी वर्ग समानता आ जाए, समाज में कोई न ऊंच रहे न नीच रहे। देखिए, हमको मोदी जी का सपना है कि 2047 में हम विश्व के प्रथम राष्ट्र कैसे बन जाए। अभी हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आ रही है। 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर कैसे पहुँचे, इसके लिए जो समाज का ऐसा अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो भी काम होगा वो अपन करेंगे। पर किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी के साथ अनाचार ना हो, किसी के साथ व्यभिचार ना हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और इसके बाद अगर हिंदुओं की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर हम ब्राह्मणों में बात करें तो कई ब्राह्मणों में कई, क्षत्रियों में कई बटे हुए हैं, व्यापारी में कई बटे हुए हैं, शूद्रों में कई जातियां बटी हुई हैं। इतनी जातियों के विखंडन के बाद, इतने धर्मों के विखंडन के बाद, भारत जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, इतने धर्म, इतने अनुयायियों के बाद क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उचित है, और अगर है तो कैसे संभव है? मैंने आपको पहले इस प्रश्न का जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जो भारत माता को अपनी माता मानता है, जो हिंदुस्तान का निवासी है, वो हिंदू है और यही हिंदू राष्ट्र है। लेकिन परम वैभवम मेत मेत स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सिसाते वृषम। भारत माता को हम परम वैभव की ओर ले जाएंगे। जो हिंदुस्तान का निवासी, जो भारत का निवासी, हिंदुस्तान का निवासी अपने भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए सोचता है, वो सब हिंदू है, यही हिंदू।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और तमाम जन समुदाय द्वारा, तमाम लोगों द्वारा जो भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था यहीं पर थमता है। जो सवाल, जो जिम्मेदारियों की कमियां नज़र आई, वो सभी सवाल हमारे द्वारा आप पर लगाए गए, वो सभी आरोप प्रत्यारोप आप पर लगाए गए। आज के निर्णायक की भूमिका पर, आज की जज की भूमिका पर, विंद की कचहरी पर क्रिमिनल लॉयर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान के शुक्ला जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के निर्णायक का भूमिका का निर्वहन करते हुए आज का फैसला सुनाएं। विंद की कचहरी में आज श्री मिश्रा उपस्थित हुए और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए गए बेहद गंभीर प्रकृति के पाए गए, किंतु श्री मिश्रा द्वारा उन आरोपों का बेबाकी से उत्तर दिया है और जिस तरह से वो मऊगंज जिले का जिलाध्यक्ष हैं, उनकी काबिलियत को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो प्रदेश का नेतृत्व करने में सक्षम है। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए, उन्हें विंद की कचहरी में आज दोष मुक्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज हमारे बुलावे पर मेहमान के रूप में विंद की कचहरी पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी की गरिमा में उपस्थित हुई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के निर्णायक, आज के जज माननीय के शुक्ला जी का, और हमारे तमाम दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः आप तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें अपना विंद की कचहरी। नमस्कार, प्रणाम।